वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब पथ में बिखरे शूल ना हो। नमस्कार मित्रों, मैं आलोक शर्मा, स्मार्ट विजन एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत तथा अभिनंदन है। आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने जो प्रण लिया हुआ है कि 50 क्वेश्चन बीईओ एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पूछता रहा है, उसी ट्रेंड पे आधारित, जिससे कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो, उसी मंजिल पे हम लोग चल रहे हैं। आइए आज का सवाल लीजिए। पहला सवाल है, एक कक्षा में 100 छात्र हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। एक कक्षा में 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 100 छात्र हैं। इनमें से 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस बात पर काफी जोर दिया है कि प्रश्न को पढ़ा कैसे जाता है। प्रश्न को आप बहुत धीरे धीरे और तोड़ के पढ़ेंगे। कक्षा में 100 छात्र हैं, उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आप निकालेंगे। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में आपके छात्रों की संख्या है 100। इनमें से 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। कितने छात्र हिंदी पढ़ते हैं? तो 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। 60 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। कितने छात्र? 60 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। 20 छात्र ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना अंग्रेजी। तो कितने छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं? प्रश्न एक बार में, अगर आप पहली बार हल करने जा रहे होंगे तो आपको एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आएगा। फिर से देखिए, कितने छात्र हैं? 100 कुल छात्र हैं। इनमें से हिंदी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? 70 हिंदी पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? अंग्रेजी पढ़ने वाले 60 छात्र हैं। तो 60 और 70 अगर आप जोड़ें तो 60 और 70 का तो मतलब हुआ 130, जो कुल छात्र संख्या है, कुल छात्रों की संख्या है 100। तो आप ये देखिए, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो इस ग्रुप में भी आए हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इस ग्रुप में भी आए हैं। तो कितने छात्र हैं जो दोनों ग्रुप में आए हैं, यही उसने पूछा है। कितने छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं? अब 20 छात्र ऐसे हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं और ना अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर कुल छात्र 100 है, इन छात्रों में से मैं 20 छात्रों को माइनस करूं तो कितने छात्र बचे? 80। ये 80 छात्र कौन है? ये 80 वे छात्र हैं जो कोई ना कोई विषय अवश्य पढ़ते हैं। इनमें 3 प्रकार के हैं, या तो हिंदी पढ़ते होंगे, या इंग्लिश पढ़ते होंगे, या हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते होंगे। 3 प्रकार। तो 20 छात्र तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। 80 छात्र ऐसे हैं जिनमें कुछ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले फार्मूला बेस देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखिएगा और पहले ग्रुप के एलिमेंट्स देखिए, यानी कि इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र, हिंदी पढ़ने वाले छात्र, माइनस आपको कॉमन करना है इंग्लिश और हिंदी जो कॉमन पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या माना जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 नहीं लेना है, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना है 80 छात्र, क्योंकि 20 छात्र तो ऐसे हैं जो कुछ पढ़ते ही नहीं है। केवल 80 छात्र हैं जो कुछ ना कुछ विषय अवश्य पढ़ते हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या हुई 80। इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हैं 70, माफ कीजिए, हिंदी पढ़ने वाले छात्र है 70, इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र है 60, और हमें इनको ज्ञात करना है जिसको हमने मान लिया x। 70 और 60 हुआ 130 को इधर ले आए, 80 माइनस कर दिया और x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, जो कि होगा x का मान 80 50, यानी x का मान हुआ 50।
तो 50 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। अब विकल्प में आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा ए विकल्प सही है। 50 छात्र जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। एक और मेथड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम से जरा इसको समझें। देखिए इस मेथड में आप एक ग्रुप में इंग्लिश पढ़ने हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, दूसरे ग्रुप में इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यहां हम टोटल एलिमेंट्स लिखेंगे जो कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं 70 और इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हिंदी 70 और अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र हैं 60 और ऐसे छात्र जो कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ते हैं वो हो गए 80। कैसे कि हमने 20 छात्रों को माइनस कर दिया 100 में से। अब इसको फिल करने का तरीका देखिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। इसमें हम उन छात्रों को लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फिल करते हैं। देखिए ये रहे हिंदी और ये है इंग्लिश, और इसमें सबसे पहले हमें इसको फिल करना है। तो मान लीजिए x दोनों में कॉमन है। हिंदी पढ़ने वाले कुल छात्र हैं 70। अब इस 70 में से अगर ये पूरा जितना ये डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 70 है, इस इतने पार्ट में x है तो इतने पार्ट में कितना एलिमेंट बचे, यानी पूरे हैं 70, इस भाग में है x, तो इस भाग में कितना बचा, इस भाग में बचा 70 माइनस x। इसी प्रकार इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 60, तो ये टोटल तो 60 है लेकिन x पहले लेके जा चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन बचा 60 माइनस x। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 70 माइनस x प्लस x और प्लस 60 माइनस x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 80। तो एक x से एक x कैंसिल हुआ, 70 और 60 130 माइनस x इज इक्वल टू 80। x का मान 130 माइनस 80 जो कि प्राप्त होता है 50। तो ऐसे छात्र जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं उनकी संख्या हो गई 50। देखिए अब थोड़ा सा इसी प्रश्न में हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो कि दोनों पढ़ते हैं उनकी संख्या है 50। तो एक बार जरा हम इसको फिल कर लेते हैं। तो 50 स्टूडेंट हमने यहां लिख दिए, 70 टोटल है, 70 में से 50 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 20 स्टूडेंट्स, 60 में से 50 को माइनस कीजिए तो मिलेगा हमको 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के सवाल आपको इस मेथड से मिल जाते हैं। देखिए ये 70 छात्र कौन है, प्रश्न में पढ़ेंगे 70 छात्र वो हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। तो फिर ये 20 छात्र कौन है, तो 20 वो छात्र हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। यानी दो प्रश्न हैं, एक तो पूछेगा आपसे हिंदी पढ़ने वालों की संख्या यानी कितने छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो इसका हम पूछे तो इसका आंसर आएगा 70 जो कि प्रश्न में दिया। एक पूछा जाए केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र, तो केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का आंसर अब 70 ना होकर के कौन होगा 20। यानी कि ये जो 50 है वो तो हिंदी भी पढ़ते हैं। अगर ये पूछा केवल हिंदी पढ़ने वाले, वो हिंदी पढ़ने वाले तो 70 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन केवल हिंदी पढ़ने वाले तो स्टूडेंट्स की संख्या हो गई हमारी 20। अच्छा इसी प्रकार अगर ये पूछा जाता कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र, इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र 60 जो कि प्रश्न में दिया, अगर ये पूछे कि केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश का मतलब हो जाएगा हमारा कितना 10। तो केवल इंग्लिश ये भी प्रश्न आपका बनता है और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो गई 10। अच्छा एक प्रश्न इसमें और बनता है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। फिर से सुने, कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स जो कि केवल एक विषय पढ़ते हैं।
अब ये नहीं कहा गया कि वो हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, मतलब एक विषय ही पढ़ते हैं। तो केवल एक विषय पढ़ने का अर्थ है कि या तो हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हैं। तो देखिए, अब केवल एक विषय पढ़ने का अर्थ है कि हम केवल हिंदी लेंगे और केवल इंग्लिश लेंगे, यानी हम दो प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तो ये कि केवल हिंदी 20, केवल इंग्लिश 10, यानी कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल एक विषय को पढ़ते हैं। दूसरा तरीका इसको हल करने का ये है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 80, जो कि कोई ना कोई विषय अवश्य पढ़ते हैं। इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स जो दो विषय पढ़ते हैं उनकी संख्या है 50। फिर से सुने, कुल छात्र 80 और जो दो सब्जेक्ट रखे हुए हैं उनकी संख्या 50। तो 80 में से 50 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 30, यानी केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो गई 30। अब जरा एक प्रश्न और यहां पर बताइए, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कितने छात्र इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ते, तो कितने छात्र हिंदी नहीं पढ़ते हैं? तो स्वाभाविक है 70 छात्र अगर हिंदी पढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 100। तो 100 में से 70 को माइनस कर दिया, यानी 30 नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको अगर कहीं याद करना हो कि 60 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं और कितने छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये याद करना हो तो 100 में से 60 को माइनस करिए, आंसर आपको मिल जाएगा 40 छात्र। देखिए छात्रों, मैथ के प्रत्येक चैप्टर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाते हैं तब आप बेसिक प्रॉब्लम्स पे आप चलिए, इससे आपकी अगले प्रश्न में समझ बढ़ेगी। अब एक ही प्रश्न तो है नहीं, अब मैंने एक प्रश्न से आपके कई कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप ये बार बार इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, फिर इस पे आधारित और प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 20% घटाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 20% बढ़ाई गई, 20% उसकी चौड़ाई को घटा दिया गया, तो फिर उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई में उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई। इस प्रश्न को हल करने के कई तरीके होते हैं। देखिए, यहां कहा गया कि एक आयत है, इस आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया और 20% घटाया। एक डायमेंशन 20% प्लस कर दिया जाता है और एक डायमेंशन को 20% लेस कर। तो पहले ट्रेडिशनल तरह से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई 10, चौड़ाई भी 10 है। आयत, मैंने आयत बोला तो लोग सोचेंगे कि वर्ग, ये तो वर्ग हो गया, तो वर्ग भी एक आयत है। इस पे हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन आयत होता है और कौन वर्ग होता है। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों के डायमेंशन को 10-10 हमने ले लिया। अब इसमें हम 20% इंक्रीज करते, तो 10 का अगर हम 20% निकाले तो हमको 2 प्राप्त होगा, यानी कि इसकी डायमेंशन को अगर हमने 2 बढ़ा दिया तो डायमेंशन हो गई 12। ठीक इसी प्रकार 10 का 20% होगा आपका 2, यानी 2 को लेस कर दे तो 10 माइनस 2, अब ये हो गया 8। अब समझिए, पहले हम यहां देख रहे हैं कि पहले यहां लंबाई हमारी 10, चौड़ाई भी हमारी 10। अगर पहले डायमेंशन में इसका एरिया ज्ञात किया जाए तो 10 और 10, तब इसका एरिया हो गया हमारा 100। और अब अगर इसका हम एरिया देखें तो अब इसका एरिया डायमेंशन है, अब इसका डायमेंशन 10 से बढ़कर के हो गया 12, और इसका ये चौड़ाई वाला जो भाग है वो 10 से घट करके हो गया है आपका 8। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 12 इंटू 8, यानी कि 96। अब बताइए, पहले एरिया कितना है? 100, अब एरिया कितना है? 96। तो पहले 100 और 96। अब आप बताइए कि क्षेत्रफल घटा या बढ़ा? तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल हमारा
4 यूनिट घट चुका है, यानी पहले था 100 और अब एरिया हो चुका 96, यानी 4 की कमी आई। तो कितने परसेंट की कमी आई? तो 4 बटे बेसिक वैल्यू यानी 100। ये कमी प्रतिशत और अधिक प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं ये भी मैं अलग वीडियो में आपको बता चुका हूं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि अगर 100 से घट के 96 हो गए तो आपको देखना है मूल वैल्यू, मूल मान क्या था। यानी 100 था तो 100 से घट के 96 हो गया तो 4 बटे 100 इंटू 100। अब ये हमको कमी प्रतिशत प्राप्त होगा। कमी हुई है, कमी प्रतिशत। अच्छा, ये 96 से बढ़ के 100 हुआ होता तो हम 4 बटे 96 गुणा 100 करते, मतलब जिसमें कमी हो, जिसमें वृद्धि हो, हम अपॉन में उस वैल्यू को लेते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, यानी कि 4% की कमी। ये अब विकल्प में देखिए 4% की कमी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है, यानी 4% घट जाएगा। एक दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में जहां लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी या वृद्धि हो रही हो तो एक फार्मूला आप देख लीजिए। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहां 20% बढ़ा तो प्लस, 20% घटा तो माइनस, और ये प्लस है ये माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस, ये बचा 4% माइनस का है, इसका अर्थ हुआ कमी। एक और मेथड से मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ये देखिए यहां से ऐसे प्रश्न अप टू द पॉइंट एग्जाम के लिहाज से, अगर आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और 20% की कमी, मतलब x% बढ़ता है और x% ही घटता है, कमी हो, तो क्षेत्रफल में हमेशा कमी हो। और वो कमी प्रतिशत क्या होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। कमी प्रतिशत होगी x² अपॉन 100 के बराबर। फिर से सुने, अब ऐसा होगा जब जितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है उतने प्रतिशत की ही कमी हो, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होगी। ये प्रश्न कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। वस्तु के मूल्य पे भी कह सकता है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ गया फिर 20% घट गया, तो बताओ कुल क्या प्रभाव पड़ा, तो 4% की कमी हो गई। ये भी कह सकता है कि किसी संख्या का मान पहले 20% बढ़ाया फिर संख्या को फिर 20% घटा दिया तो क्या प्रभाव पड़ा, तो भी 4% की कमी होगी। यानी कि पहले बढ़ाए फिर घटाए या पहले घटाए फिर बढ़ाए, ऐसा हो किसी संख्या के मान में, किसी वस्तु के मूल्य में, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात में जितना परसेंट बढ़ा रहा है उतना परसेंट घटा रहा है, तो हमेशा कमी होगी। पहली बात तो ये याद रखिए, हमेशा कमी होने वाली है। जितना परसेंट आप घटा रहे हैं, जितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप टोटल क्षेत्रफल में कमी होगी, जो कि किसके बराबर होगी, x² अपॉन 100 के बराबर। चलिए इतना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 20% बढ़ा लंबाई, 20% घटा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, हमको पता है कि हमेशा कमी होगी। तो कमी परसेंट का मतलब होगा 20 इंटू 20 अपॉन 100 कैंसिल आउट किया, यानी कि 4% की कमी। ये तो सोचना ही नहीं है कमी होगी या वृद्धि होगी, जितना बढ़ा जितना घटा, तो इसका मतलब हमेशा कमी ही होने वाली है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ने इस एग्जांपल को कई बार रिपीट किया है। जहां 20% है वहां 10% कह देता है कि 10% बढ़ा और 10% घटा, तो बताओ एरिया में अब क्या होगा। तो आपको वही x² अपॉन 100 अपने दिमाग में सॉल्व करना है। 10 गुणा 10 बटे 100 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 1% की कमी होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न, ये है a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर 9:11। तो a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात c क्या होगा, देख लीजिए इस प्रश्न में। इस प्रश्न से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं, जैसे कि ये a अनुपात b दिया है और a अनुपात b अनुपात c हमको ज्ञात करना हो, तो a अनुपात b अनुपात c ऐसे देख लीजिए। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, तो 5:7। अब हम b अनुपात c को लिखेंगे। b अनुपात c हुआ हमारा 9:11। ये ध्यान समझिए। तो एक मेथड तो ये है
कि यहाँ ये स्पेस खाली है, यहाँ ये स्पेस खाली है, तो ये 9 के सामने की जगह खाली है तो यहाँ पे हम 9 को ही फिल कर दें। ये 7 के सामने की जगह खाली है तो हम यहाँ 7 को ही फिल कर दें। तो यहाँ अब हम ये वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, ये लीजिए, तो ये हुआ 5 गुणा 9 और ये हुआ 7 गुणा 9 और ये हुआ 7 गुणा 11। अब अगर कोई कैंसिल आउट होता है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, और अगर कैंसिल नहीं होता है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो अगर ये पूछा होता इसमें कि A अनुपात B अनुपात C क्या है, तो होता 5 × 45, 9 × 7 = 63, 11 × 7 = 77, यानी कि 45 अनुपात 63 अनुपात 77 ये। लेकिन इसने A अनुपात B अनुपात C नहीं पूछा, इसने पूछा है कि A अनुपात C क्या होगा। तो A अनुपात C होगा, अब हम 45 और 77 को ले लेते हैं, तो 45 अनुपात 77 देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ये हमारा विकल्प A सही है। एक दूसरे मेथड से इसको मैं बताता हूं, ये समझिए, A अनुपात B अनुपात C, तो अगर हमने लिखा 5 अनुपात 7 और लिखा 9 अनुपात 11, तो ये इसमें आप इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 45, 9 × 7 = 63, 11 × 7 = 77, ये लीजिए, ये हो गया। और A और C का अनुपात पूछा गया है तो 45 और 77 को हम ले लेंगे, विकल्प हमारा ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए, चौवन को 2 हिस्से में इस तरह से बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा मिलकर 780 हो जाए। तो 54 को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक भाग हो गया हमारा x और एक भाग हुआ हमारा y। तो हमने कहा x + y बराबर दोनों का योग 54। दूसरे हिस्से को कह रहा है कि अगर पहले का 10 गुना यानी कि 10x प्लस दूसरे हिस्से का 22 गुना यानी कि 22y, जो कि कितना हो जाएगा 780। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यानी कि हल हो जाएगा। नियम समझिए अलजेब्रा का कि अगर 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है तो हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन है तो हम दोनों वेरिएबल को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप यहां समझे कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 × 5 = 10 और 11, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, 390। तो हमको एक नई इक्वेशन मिली, 5x + 11y = 390। अब हमको इक्वेशन सरल करने में आसानी होगी। चलिए अब 5x इसको x + y = 54, तो हम इस इक्वेशन को a कोएफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है पहला हिस्सा जो कि कौन है x, को हम y को कैंसिल आउट करेंगे और y को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों ओर y का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 11 है, तो हम इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको एक नई इक्वेशन मिलती है, 11x + 11y = 11 × 54, ये लीजिए, और ये नीचे हमको मिला 5x + 11y और = 390। चलिए माइनस करते हैं, माइनस किया कैंसिल हुआ, 11x में से 5x गया तो हमको मिला 6x। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 4 × 59 = 590, 4 0 और 2 6x। अब x = हुआ
6 दूनी बार 6 × 18, 6 चौक 24, 34, 34। तो देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है? हमारा विकल्प सी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए 7 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से प्रथम 3 का औसत 20 जबकि अंतिम 3 का औसत 28 है, तो शेष संख्याएं क्या होंगी? ऐसे प्रश्नों में आप अलग अलग संख्याओं का जो औसत दिया है उसका योग अलग करिए और जो 7 इकट्ठी संख्याएं दिया है इनका औसत आप एक साथ करिए। तो 7 संख्याओं का औसत 25 है, तो इन 7 संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्याओं का 25 संख्याओं का योग हुआ 25 गुणा 7 और ये हो जाएगा आपका 175। 25 छक्का 150, ठीक। अब देखिए इनमें से कह रहा है जबकि अंतिम 3 का और प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 का आप ऐसे समझिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 और x6 और x7 ये है। तो प्रथम 3 तो ये हो गई, अंतिम 3 ये हो गई। तो प्रथम 3 का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 3 का योग हुआ 3 गुणा 20 जो कि हो गया 60। अंतिम 3 का योग 3 गुणा 28 जो कि हुआ 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8 84। अब बची कौन? x4। अब ये योग इन प्लस अगर हम करें तो ये योग इन 7 से कम आने वाला है। तो 175 में से अगर हम 60 प्लस 84 इनका योग करें, 60 प्लस 84 ये हुआ 4 8 और 6 14 144। 175 में से 144 को माइनस करिए, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और ये हुआ 31। तो संख्या कौन सी है? 31। ये सी विकल्प हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें थोड़ा समय का भी ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न पे अगला सवाल है, हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया हुआ है। ये देखिए अगला सवाल क्या है। निम्न में से कौन 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत निरूपित करता है? ये वेरिएबल के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार पहले से सीख लीजिए। वो क्या है कि चाहे तो क्रमागत शब्द यूज करें सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं, तो और चाहे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या क्रमागत आपकी प्राकृतिक के साथ साथ आपकी पूर्ण संख्याएं, तो इन संख्याओं का औसत अगर हम ज्ञात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट अपॉन 2 ये इनका औसत होता है। पहला एलिमेंट दूसरा लास्ट एलिमेंट अपॉन 2। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये देखिए हमने 5 क्रमागत सम संख्याओं को ले लिया। तो अब आप देखिए पहला एलिमेंट लें और लास्ट एलिमेंट लें, तो 2 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 12 कितना आया? 6। वो तो आप जानते ही होंगे कि सबको जोड़ के यानी सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर ये 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर लें तो भी औसत हमको यही प्राप्त होगा। अब एक और देखिए, ये मैंने लिया 2 पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट। अगर हम इधर से पहले को छोड़ दें और इसको छोड़ दें तो अब इधर से पहला हुआ 4, इधर से आखिरी हुआ 8, यानी कि 4 प्लस 8 बटे 2। अब भी ये करें तो 8 4 12 कितना आएगा? 6। अब भी औसत यही है। यही इस प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ 2 4 6 8 10 ना देकर के उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई जो कि आपकी औसत संख्याएं निम्नलिखित 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का औसत जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट बटे 2, यानी कि होना चाहिए a प्लस ई बटे 2। चलिए विकल्प में देखते हैं, लेकिन विकल्प में कहीं भी a प्लस ई बटे 2 दिखाई नहीं देता। तो हम दूसरा रूल ला देते हैं। इधर से हमने पहला छोड़ दिया, इधर से आखिरी छोड़ दिया। अब हमने लिया b और d को, तो b प्लस d
ये भी b प्लस डी अपॉन 2। अब औसत ये होगा, चलिए चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है। ये विकल्प हमारा सी सही होगा इस प्रश्न में, b प्लस डी अपॉन 2, यानी कि इसका आंसर ये सही है। एक और मजेदार हम आपको बात बताएं कि जैसे अगर आपकी औसत सम संख्याओं की, क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं की बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, इसका औसत अगर हम ज्ञात करें तो 10 लास्ट एलिमेंट लीजिए, 10 और 1 2 3 4 पहले कितने हैं, इससे पहले 4 एलिमेंट शेष बचते हैं तो उनको माइनस कर दीजिए। देखिए अब भी 6 आया। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, अगर पहला एलिमेंट हम पकड़ लें यानी कि 2 तो हम प्लस कर देंगे बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स की संख्या को, 1 2 3 और 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। अब भी औसत हमारा 6 आया। तो अगर हम इस क्रम में कहें तो a प्लस बी सी डी ई आगे जो भी हो, तो अगर ये 5 क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत आप याद कर लीजिए, एक ये भी बनेगा e-4, या पहले एलिमेंट से बात करें तो a प्लस 4, और अगर ये 6 a b c d e f तक अगर मैं बात करूं, f तक लेके जाऊं तो हो जाएगा f प्लस f माइनस 5, f माइनस 5, या फिर हो जाएगा a प्लस 5 एंड सो ऑन, और इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। ज्यादा डिटेल में औसत के बारे में, औसत के चक्र में बात किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे सीरीज में जो कि 50 क्वेश्चन की सीरीज हमने तैयार किया है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।